दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टेट 2021 का पेपर कैंसिल हो गया था और उसके बाद में पुनः उसकी डेट आ गई है और अब शीघ्र ही वो पेपर होने वाला है। तो उसके लिए हम आपके लिए सिलेबस के अनुसार टेट का एक सीरियल लेकर आए हैं, जिसमें आज हम मैथ का सिलेबस और उसके अनुसार इसके स्टडी करेंगे। यानी हमें अध्ययन टू द पॉइंट करना है और आपको सिलेबस के अनुसार ही सब कुछ पढ़ना है, तभी आपकी अच्छे से तैयारी होगी। वरना बहुत सा हम लोग मटेरियल वो लेकर पहुंच जाते हैं परीक्षा में जो कभी आता ही नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वो हम खूब रट लेते हैं। तो देखते हैं हमारे टेट का सिलेबस क्या है। तो टेट सिलेबस में है नंबर इंट्रोडक्शन, यानी संख्या और उनकी पहचान। दूसरा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिगर्स एंड नंबर्स, नंबर और फिगरों की समझ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाना। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा और डिवीजन भाग। उसके बाद में आता है वेट, वेट के बाद में रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि और कैलेंडर संबंधी कुछ क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एज, और एज की गणना करने वाले। टाइम, क्वांटिटी, पैटर्न और फ्रैक्शंस। टीचिंग एड्स कुछ। तो इसी के अनुसार आज हम देखते हैं कि हमारा नंबर्स के बारे में क्या क्या है और नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। पहला तो हमारा होता है अंक यानी कि डिजिट, और दूसरा है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर, विषम संख्याएं, ऑड नंबर, धन पूर्ण अथवा प्राकृतिक संख्याएं यानी कि प्लस, इंटीजर एंड नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक, इंटीजर्स। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। और भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। चर संख्याएं, वेरिएबल नंबर। अचर संख्याएं, कांस्टेंट नंबर। जातीय मान, इथनिक वैल्यूज। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो आइए हम इनका जानते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। जैसे कि अंक, हमारे अंक 10 हैं। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि अंकों की संख्या है कितनी है, वो हमें बताना होता है। तो अंक हमारे 10 हैं। इन अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे अंक होते हैं। इसके बाद में है सम संख्याएं। तो सम संख्याएं हम लोग जानते हैं, जो संख्या 2 से भाग हो जाए यानी पूरी पूरी 2 से कट जाए वो सम है, और जो 2 से ना कटे वो विषम। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यानी अदर संख्याएं। उसके बाद में है विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आदि। इसके बाद है धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक में हम इस 0 को हटा दें, प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक। तो 0 हटाकर जो भी संख्याएं अंत तक बनेंगी, आदि तक, वो सब धन पूर्ण यानी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। और इसके बाद में है पूर्णांक, यानी पूर्णांक में हम जब 0 को भी शामिल कर लें तो हमारा जो है वो पूर्णांक बन जाएगा। पूर्णांक में ये 0 भी शामिल हो जाएगा और बाकी ये संख्याएं जितनी भी 0 से ऊपर ये बनेंगी वो सब पूर्णांक होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी कि होल नंबर। ये जितनी भी संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्याएं होंगी, होल नंबर इन्हें बोलेंगे। 0 से लेकर और जो भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि तक ये होल नंबर होंगे।
और फिर हमारा होता है पूर्णांक। अब इस पूर्णांक में इस 0 के बाद में हम अगर माइनस का 1 यानी कि इन्हीं संख्याओं में माइनस की संख्याएं भी जोड़ लें, 1 -2 और माइनस के 3, यानी माइनस के और प्लस के सब मिलकर जो बनते हैं वो हमारे बनते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं। अब इन संख्याओं में हम रैशनल नंबर यानी कि 1/2, 3/5 और 2/7 ऐसी संख्याएं, 0 + 5, 0 + 7 ऐसी संख्याएं भी अगर जोड़ लें और ये 0 माइनस ये सब संख्याएं हो जाएंगी, तो इन सभी संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्याएं। यानी परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी कि ये सभी संख्याएं 1 है, इसे 1/1 होता है, इसके 2/1 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 1/2 यानी P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें, जैसे कि √5, √3, √7 कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। अब रियल नंबर में ये अपरिमेय संख्याएं और ये संख्याएं, सारी संख्याएं जब सब शामिल हो जाती हैं तो वो वास्तविक नंबर होते हैं। यानी अभी तक जो भी संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सब संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं जब एक साथ मिल जाती हैं तो इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इसके बाद में और आता है हमारा अभाज्य और भाज्य। अभाज्य संख्या वह संख्या है जो संख्या किसी और से भाज्य ना हो, यानी जो एक और स्वयं अपनी संख्या की मल्टीप्लाई करके संख्या तो बन सकती है, लेकिन 2 से, 4 से, 6 से, 7 से, 11 से और किसी संख्या से वो संख्या पूरी भाग नहीं होती, उसे डिवाइड नहीं होती, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या वो संख्या है जो किसी भी संख्या से पूरी भाग हो जाती है, एक को छोड़कर, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, अदर किसी से भी। और दूसरी है चर संख्या, वेरिएबल संख्याएं। दोस्तों कुछ चर संख्याएं भी होती हैं, जैसे उन संख्याओं का मान हर समय बदलता रहता है, आज कुछ है तो कल कुछ होगा, एक सवाल में कुछ है तो दूसरे सवाल में कुछ हो जा, एक पेज पर कुछ है तो अगले पेज पर कुछ होगा। उन संख्याओं को जैसे हम x, y, z, a, b इन रूप से इंडिकेट करते हैं, यानी इनकी फिगर ऐसी बनाते हैं, तो इन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं। अचर संख्याएं वो संख्या है जिसका आज मान जो है वो कल रहेगा, वही परसों रहेगा, 10 साल बाद भी रहेगा, इस पेज पर वही रहेगा, उस पेज पर भी रहेगा, जहाँ भी लिखो उनका मान वही रहेगा, यानी मान नहीं बदलता है। जैसे कि 7, 8, 9, 5, 4 जो भी संख्याएं ये हैं उन सभी का मान कभी बदलेगा ही नहीं, ये मान यही रहेगा, 8 का मान हमेशा 8 ही रहेगा, 10 का मान हमेशा 10 ही रहेगा। यानी अंक में जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी डिजिट में, वो सारी संख्याएं हमारी अचर संख्याएं होती हैं। और जातीय मान, इथनिक वैल्यू और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ये तो हम जानते हैं कि किसी संख्या में जो भी अंक दिए होते हैं, जैसे 400, 776, इस 776 में 6 का मान इकाई में 6 ही है, लेकिन इस 7 का मान 70 है, इस 7 का मान 700 है, तो ये होता है स्थानीय मान। और इसका जो जातीय मान है वो 7 का 7 ही है, यहाँ 7 भी है या यहाँ भी 7 ही है, तो ये जातीय मान है। अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आते हैं, यही आते हैं या फिर इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 237, 72, 28 तथा 15 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये सवाल है। अब इसका अगर गुणा करने
बैठ जाए तो कंपटीशन में मालूम हुआ कि सब गुणा में ही टाइम चला जाएगा। पूछ रहा है इकाई का अंक क्या है, तो इसे हम कैसे लगाते हैं, तो इसे हम 7 की और 2 की, यानी इकाई का अंक पूछता है तो इकाई की ही गुणा करेंगे, यानी 7 दूनी 14। अब 4 आ गए, 10 को हटा दिए, 4 से गुणा करो, 4 8 32, 32 हो गए, यानी 2 आ गए इकाई में, 3 को हटा दिया, 2 पंजे 10। अब 10 हुआ तो 10 में इकाई का मान 0 हुआ, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे 0 आएगा ही, यानी ये 0 ही भर रहेगा। ऐसा कोई भी सवाल हो उसे आप इसी तरीके से लगा सकते हैं। दूसरा है, यदि किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो 37 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या को 21 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। अब ये संख्या ही नहीं पता है तो क्या करेंगे, है ना समस्या। लेकिन दोस्तों इसमें कोई समस्या नहीं है, इसे हम भाग करने के क्या करेंगे कि 21 से और 84 से जो भाग दी है संख्या वो तो सब कट गई, वो 21 से भी कट जाएगी, क्योंकि 21 84 जो है वो 21 से कट गया। और समस्या ये रही केवल 37 बचे हैं, इन्हें 21 से काटना है। सवाल बड़ा है लेकिन सवाल हल बहुत सरल है। और 37 को 21 से भाग करेंगे तो ये 21 घटा ही देंगे, केवल जो संख्या बचेगी हमारी 16 वही संख्या होगी। उत्तर इसका उत्तर होगा 16, यानी कि हमारा 16 बचेगा। दूसरा है कि हम 1 से 50 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना समस्या। तो सूत्र याद करो, n-1 या n-+। क्या है सूत्र भूल गए तो परीक्षा में सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। चलिए सूत्र की ज़रूरत ही नहीं, हम ऐसे ही से लगा लेते हैं। यानी हम जानते हैं कि हमारी इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी। तो हम ये लिख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम 10 ही तक लिख लेते हैं। देखते हैं कि 10 का पहले योग करके देख लें, जो फार्मूला बनेगा उसी को इस पर अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों 10 में जो विषम संख्याएं होंगी वो हमारी होगी 1 3 5 7 और 9। अब हम क्या करेंगे, ये 9 और 1 मिला देंगे तो 10 हो जाएगा, 7 और 3 मिला देंगे तो 10 हो जाएगा 20, और ये 5 हमारा बच गया, 5 और 25, यानी इसका जो है वो 25 हुआ। 5 पंजे 25। अब अगर इधर से हम जोड़ते हैं जब भी 25 ही होता है, और 5 की 5 से गुणा कर देते हैं तब भी 25 ही होता है। तो हम दोस्तों ये देखते हैं कि 50 में क्या है, 50 के आधे, यानी ये 10 तक अंक क्या हैं, इनमें 10 डिजिट हैं, तो 10 के आधे भी 5 ही हुए। अब इसमें 50 के भी आधे हम कर लेते हैं तो 50 के आधे भी 25 हुए। तो हम 25 को क्या करते हैं, 25 की 25 से ही गुणा कर देते हैं, यानी कि 625 हो जाएगा। तो इस संख्या सवाल का उत्तर 625 होगा। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं ये क्या करता है। 1 से 50 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा। अभी हमने इसी में जोड़ा था विषम संख्याओं का, अब हम इसी से सम संख्याओं का भी फार्मूला तैयार कर लेते हैं, क्या बनेगा। तो फार्मूला रटना नहीं है बल्कि फार्मूला स्वयं बना लेना है। अब देखते हैं सम संख्या क्या है इसमें, 2 4 6 8 और 10। अब इन्हें भी वही करते हैं कि 10 तो 10 ही है, 8 और 2 को जोड़ते हैं तो 10, 4 और 6 को जोड़ते हैं तो 10, यानी 10 20 30। अब यहाँ बीच में हमें संख्या मिलती है 6, 6 का 5 से गुणा करते हैं तो 30 होता है, यानी कि जो बीच की संख्या होगी यहाँ, उस बीच की संख्या से 1 कम करके हम गुणा करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, उसका योग आ जाएगा। वैसे ही अगर इसमें हमारी देखी जाए तो जो सम संख्या होगी 50 तक की संख्याओं में जो सम संख्या होगी वो 25 ना होकर 26 होगी। तो 26 की गुणा हम
27 न करके 25 से करेंगे, यानी कि 26 गुणे 25 या 25 गुणे 26, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसका योग आएगा 650। इसका गुणनफल 650 होगा, तो इन संख्याओं का योग भी 650 ही होगा। अब सवाल ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं कि 1 से लेकर 50 तक की या कहीं तक की संख्याओं का योग बता दो। सभी संख्याओं का योग बताना है। अब क्या करेंगे? तो दोस्तों अब हम इसी से फिर फार्मूला बना लेते हैं, यानी ये सब संख्याओं का योग करते हैं। तो ये 10 तो 10 है, यहाँ से इस 9 में 1 को मिलाते हैं 10, 8 में 2 को मिलाते हैं 10, 7 में 3 को मिलाते हैं 10 और 6 में 5 को मिलाते हैं 10, यानी कि 10 एक बार ये हो गया और 1 से लेकर 1 2 3 4 बार 10 ये हो गया, तो 40, 10 50 और 5 ये बचा, यानी कि 55 हुआ। तो हम क्या करेंगे इसका? इसके लिए हम फार्मूला क्या निकालेंगे कि जो भी संख्याएं हैं हम उसका क्या करें, एक संख्या और जोड़कर उससे गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, तो हमें वो संख्या मिल जाएगी 55। या फिर हम लंबा 50 तक संख्याएं लिख लें और 50-50 बना के जोड़ लें। तो हम ये करते हैं कि 50 को 51 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं, तो 2 से भाग ये 25 को कर दिया, ये 25 बचा, 50 को 2 से 25 और इधर कर लेते हैं, तो 25 एकन 25 और 25 पंजे 125, तो 1275 हो गया, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो 1275 हो गया। अब देखते हैं किसी पूर्ण वर्ग संख्या में के इकाई के अंक पर कौन सा अंक होगा। कोई भी संख्या है अगर वो पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, और कुछ अंक दिए होते हैं उनमें से पूछने में कौन सा अंक है जो संख्या के इकाई पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास केवल 9 ही डिजिट होते हैं। इन्हीं 9 डिजिट में से कोई ना कोई अंक होगा, लेकिन कौन कौन सा होगा अब हम देख लेते हैं कि 0। अब 0 तो होगा, जरूर ही होगा, तो यहाँ पर ये अंक हैं, 0 होगा, 1 1 एकन 1 1 भी होगा, 1 होगा, और 2 2 दूनी 4, 2 तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा तो 4 होगा। अब देखते हैं 3 तियाँ 9 9 होगा, 4 चौक 16 तो 16 आता है तो 6 होगा, 5 25 25 आता है तो 5 होगा इकाई का अंक, 6 चंग 36 36 आएगा तो 6 होगा, 6 हम पहले ही लिख चुके हैं। 7 आता है 7 7 49 तो 9 होगा, 8 8 64 तो 4 होगा, 9 9 81 1 होगा, यानी कि यही अंक अगर होंगे तो होगा, इनसे अदर अंक होगा तो वो गलत होगा। इस तरीके का अगर कोई सवाल है तो उसमें 1 0 4 9 6 5 यही हो सकते हैं, अदर कोई भी अंक नहीं हो सकता अगर संख्या पूर्ण वर्ग है। जब किसी संख्या को 5 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 3 व 4 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 35 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब है ना मुसीबत, ना तो संख्या है ना कुछ है, पूछ रहा है क्या करें। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि ये 3 जो है ये तो कहीं जाएगा नहीं, ये तो उसमें ज़रूर ही होगा। तो हम क्या करते हैं 3 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, फिर प्लस का निशान लगाते हैं। अब क्या करेंगे, ये पहली संख्या
और दूसरी संख्या की गुणा यहाँ पर लिख देंगे, यानी 5 और 4। अब ध्यान रहे कि 5 और 7 की ना कर दें, 5 और 4 की, 5 चौक 20। अब इसी का योग कर लेंगे, जो भी संख्या आएगी वही संख्या होगी, इसका उत्तर वही संख्या होगा। यानी अब इसे अगर इस संख्या को 35 से भाग दें तो शेषफल 23 बचेगा। यानी ये 35 जो है 5 7 35, इसकी गुणा का ये अंक दिया हुआ है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 7 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है तो मूल संख्या क्या होगी। अब इस संख्या की गणना करना है, कहाँ से सूत्र लाएंगे। तो हम कुछ नहीं, हम ये देखते हैं कि कोई संख्या है वो 2 अंकों की संख्या है, यानी कि उसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 2। अब 2 अंक हैं और उसे 7 से योग उनका 7 है, अंक 2 हैं और योग 7 है, तो हम इसकी 7 से गुणा कर देते हैं। 2 अंक हैं, 7 से गुणा है, और संख्या के मूल संख्या से 27 अधिक है। अब जो नई संख्या बनती है जो उस संख्या से 27 अधिक है, यानी जब ये दोनों संख्याएं बनती हैं तो इसके अंतर 27 है। तो हम इस अंतर को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, जो अंतर है 27 वो इससे घटा देंगे और बची संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो संख्या हमें वो मिल जाएगी। 11 7 77 और 77 में से 27 घटा दिए तो 7 से 7 चले गए, 7 में से जब 2 गए तो 5 बचे 50, और 50 को 2 से भाग किया, 50/2 बराबर 25 आ गया। इसका उत्तर जो है वो 25 होगा। यदि किसी मीटिंग में, इस तरीके के सवाल दे दिए जाते हैं कि यदि किसी मीटिंग में 50 व्यक्ति हैं, सभी एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिलेगा। अब इस तरीके के सवालों को क्या करना है कि हम जानते हैं कि कितने व्यक्ति हैं, 50। अब हम इसे थोड़े व्यक्तियों पर लागू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्तियों पर। यानी कि ये व्यक्ति इससे हाथ मिलाएगा तो 1 बार होगा, और इससे मिलाएगा 2 बार, इससे 3 बार, इससे 4 बार, इससे 5 बार, इससे 6 बार, 7 बार, इससे 8 बार, इससे 9 बार। तो हमें पहले बार 9 बार। अब ये आदमी तो हट गया, सबसे मिला लिए हैं। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि अब ये इससे